गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने आज पढ़ना था इम्यूनिटी। तो क्या होती है इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ के टाइम अपने मम्मी पापा से जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम खुद एक्वायर करते हैं या फिर आर्टिफिशियली बाहर से लेते हैं। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। इननेट इम्यूनिटी क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हमें बर्थ के टाइम मिलती है, और ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी होती है या फिर ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही किल नहीं करते हैं, ये नॉर्मली ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्यूनिटी नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप मतलब कि सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। सो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इननेट इम्यूनिटी के आगे 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं, मतलब कि ये इननेट इम्यूनिटी कैसे कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पर इसके चेक पॉइंट्स होते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी में जो पहला चेक पॉइंट होता है वो होता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर क्या इसको बोलते हैं? हम हमारी स्किन को या फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को। स्किन में से कोई भी पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता है। हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है इन पैथोजन से, इसलिए स्किन पहला चेक पॉइंट होता है, और ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में एंट्री नहीं करने देती है। और क्या? और हमारी बॉडी में म्यूकस जो होता है, जैसे हमारे माउथ की इनर लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की, यूरोजेनाइटल ट्रैक की इनर लाइनिंग्स जो होती है जिसमें म्यूकस रिलीज होता है, वो भी क्या करता है? ये म्यूकस भी माइक्रोब्स वगैरह को ट्रैप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स हमें डिजीज़ कॉज नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी बॉडी का पहला चेक पॉइंट जो हमें जम्स वगैरह से बचाता है। दूसरा जो चेक पॉइंट है, अगर मान के चलो कि फिजिकल बैरियर में से कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इस चेक पॉइंट से बच के निकल जाता है, तो दूसरा जो चेक पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि ये हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें जो कुछ केमिकल्स बनते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह को किल करते हैं। जैसे कि एसिड हमारे स्टमक में बनता है, कौन सा एसिड बनता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये इतना एसिडिक होता है कि ये नॉर्मली हमारे फूड में जो भी जम्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको किल कर देता है। ऐसे ही हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये भी माइक्रोब्स वगैरह को किल कर देता है। हमारे टीयर्स में जो आँखों से आंसू बहते हैं उनमें भी एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो माइक्रोब्स वगैरह को किल कर देता है। तो उसके बाद हमारे पास जो चेक पॉइंट आता है वो है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में सेल्स आ जाते हैं जैसे WBC और मैक्रोफेजेस। WBC या PMNL की फुल फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये हमारे पास क्या आते हैं? PMNL सेल्स, ठीक है, और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल किलर्स भी कहा जाता है, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस भी हमारे बॉडी में होता है जो माइक्रोब्स वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। तो ये थर्ड टाइम का चेक पॉइंट था सेलुलर बैरियर्स। इसके बाद हमारे पास जो चेक पॉइंट रहता है वो है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो सेल एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसको हम इंटरफिरॉन्स बोलते हैं, और ये प्रोटीन क्या करता है? ये नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास जाता है और उसको प्रिवेंट करता है वायरल इन्फेक्शन से।
तो इस बैरियर को हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। इस चेक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइन बैरियर्स। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक पैथोजन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें कोई बाहर से जब कोई वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करती है, इसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला जो देखेंगे वो पढ़ेंगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है। तो देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी एक फर्स्ट रिस्पॉन्स पैदा करती है, इसी को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या लिखा है? व्हेन अ पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम एंड बॉडी गिव फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट, इट इज़ नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। और इसकी इंटेंसिटी, इसकी पावर, इसकी एबिलिटी कम होती है, इट इज़ लेस इफेक्टिव या फिर इट हैज़ लो इंटेंसिटी। फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब सेम पैथोजन जो पहले टाइम हमारी बॉडी में एंटर किया था, ये वही पैथोजन जब दूसरी टाइम हमारी बॉडी में एंट्री करेगा, हमारी बॉडी फिर से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करेगी और उसको किल कर देगी। अभी ये जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, हाई इंटेंसिटी वाला होगा और ये जम किल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों हुआ? प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी वाला था और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी वाला क्यों है? तो देखो बेटा क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई एंटीजन एंट्री करता है तो हमारी बॉडी उस समय प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होती है उस पैथोजन, उस एंटीबॉडी को मारने के लिए। जब वो फर्स्ट टाइम उसे मीट करती है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके कुछ एंटीबॉडीज़ बना के स्टोर कर लेती है। जैसे ही सेम टाइप का ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में सेकंड टाइम एंट्री करता है तो वो एंटीबॉडीज़ जो स्टोर हैं वो जल्दी से आके उस पर अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं। इसलिए सेकंड जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाला होता है, थोड़ा असरदार होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी हैज़ मेमोरी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम पैथोजन इन द बॉडी एंड इमीडिएटली किल देम। हमारी बॉडी में मेमोरी सेल होते हैं जो किसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको किल कर देते हैं। और इन्हीं मेमोरी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो इन जर्म्स वगैरह को किल करता है। इसी प्रोटीन को हम नाम देंगे एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोटीन पैदा करते हैं उस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडीज़। फिर टी लिम्फोसाइट्स कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प ज़रूर करते हैं। तो एंटीबॉडी होता कैसा है? तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी की ये 4 लेग्स हैं इसकी। 2 लेग्स इसकी बड़ी होती हैं और 2 लेग्स इसकी स्मॉल होती हैं। इन स्मॉल लेग्स को हम लाइट चेन बोलते हैं। हैवी लेग्स या लार्ज लेग्स को हम हैवी चेन बोलते हैं। और ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड नाम के बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। और ये जो इनके अंदर वेरिएशंस ही हैं इनको बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग साइट। कोई भी एंटीजन आके यहाँ पे अटैक करता है और इसके साथ आके बाइंड होके वो डीएक्टिवेट किया जाता है। ऐसे ये एंटीजन को एंटीबॉडी पकड़ती है। ये एंटीबॉडी है और यहाँ पे कोई भी एंटीजन आएगा और इसमें ट्रैप हो जाएगा तो ये उसको किल कर देगी, मार देगी। तो ईच एंटीबॉडी
हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन्स की बनी होती है इसलिए पेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनमें। इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, H2L2, H4 हैवी चेन्स, L4 लाइट चेन्स। कितनी हैवी चेन्स हैं, 2। कितनी लाइट चेन्स हैं, 2, H2L2। 2 स्मॉल लाइट चेन्स के लिए L2, 2 लार्ज हैवी चेन्स के लिए H2। तो एंटीबॉडीज़ की टाइप्स कितनी होती है, तो एंटीबॉडीज़ की हमारे पास नॉर्मली 5 टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास 4 है, IgA, IgM, IgE, IgG। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमरल मीन फ्लूइड होता है, ह्यूमरल मीन रिस्पॉन्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और हम इसको AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानेंगे। हमारी बॉडी में 2 तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है CMI और दूसरा होता है AMI। CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी, AMI को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो CMI में कौन से सेल आते हैं, T लिम्फोसाइट्स, और मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन से आते हैं, B लिम्फोसाइट्स। CMI रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। जब ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर किसी एक ऑर्गन को दूसरे बॉडी के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो वो जो सेकंड बॉडी है वो पहले वाले ऑर्गन को या फिर एंटर किए जाने वाले ऑर्गन को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स। तो हमारे सेल्फ सेल्स नॉन सेल्फ सेल्स को आइडेंटिफाई करके किल कर देते हैं। ऐसे ही जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके सेल हमारी बॉडी के सेल्फ सेल के अंदर आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, और जब उनको पता चलता है कि हाँ ये नॉन सेल्फ सेल हैं तो उनको वो किल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, मतलब कि वो ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो जो इस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो CMI है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है किसी अदर ऑर्गन को। फिर हमारे पास रहता है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या माइक्रोब्स, कोई लिविंग माइक्रोब्स हो सकता है या कोई डेड माइक्रोब्स हो सकता है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू कर देती है उसको किल करने के लिए। और ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो होती है और इसको टाइम लग सकता है रिस्पॉन्स देने में। फिर पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है हमारे पास, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसी फॉरेन एजेंट को मारने के लिए, किसी एंटीजन को मारने के लिए, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद बनाती है, पैसिव इम्यूनिटी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो येलोइश फ्लूइड होता है क्लोस्ट्रम, जब लैक्टेशन डेज में क्या होता है कि जब कोई फीमेल वगैरह किसी बेबी को डिलीवर करती है तो उसको पहले 3 दिन बेबी को मिल्क देना होता है, तो वो येलोइश कलर का होता है, उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। और उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत सारे होते हैं, और स्पेशली कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA एंटीबॉडी होता है जो प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट की लाइफ को। तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है, क्योंकि फीटस को रेडीमेड एंटीबॉडी मिले हैं मदर के ब्लड से, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी है। फीटस इन एंटीबॉडीज़ को प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ही गेट कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। फिर वैक्सीनेशन क्या होता है, जब किसी इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए इन एडवांस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या लिखा है, इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ इन एडवांस। इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास रहता है इम्यूनाइजेशन।
इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। कैसे बूस्ट करें? जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को एंटर किया जाता है जो पहले से ही सिंथेसाइज या प्री फॉर्म्ड होते हैं, बनाए जा चुके होते हैं। जब रेडीमेड बने हुए एंटीबॉडीज़ को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ को बॉडी में इंजेक्ट करने को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जब ये एंटीबॉडीज़ क्या होता है कि किसी डेड पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट करने को वैक्सीनेशन बोलते हैं। किसको? किसी डेड या वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को बॉडी में एंटर करने को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जैसे ही ये बॉडी में एंट्री होता है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू करती है, जिसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि किसी इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जब ये वैक्सीनेशन में हम जिस इनएक्टिवेटेड पैथोजन को एंटर कर चुके हैं वो पैथोजन हमारी बॉडी में किसको अवेक कर देगा? हमारे इम्यून सिस्टम को अवेक कर देगा और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा है? टू बूस्ट इम्यूनिटी बाय प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि इफ़ समवन इज़ इन्फेक्टेड विद डेडली माइक्रोब्स और स्नेक बाइट्स वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स। इसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है क्योंकि इसमें भी हम एंटीबॉडीज़ को बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलर्जीज। एलर्जी क्या होता है? द एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू कंटेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट में से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एक इफ़ेक्ट देती है या कुछ सिम्टम्स देती है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। जैसे कि जैसे हमारे नाक के थ्रू या फिर हमारे आँखों के थ्रू कोई डस्ट पार्टिकल्स एंट्री करते हैं तो हमें स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो ये एलर्जी का सिम्टम होता है। जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में से कोई भी पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सिम्टम्स देना शुरू करती है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो क्या लिखा है? एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। और जो सब्सटेंस हमें एलर्जी शो करती है या फिर एलर्जी के सिम्टम देती है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलर्जेंस। तो एलर्जी के समय IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। एलर्जी के सिम्टम्स क्या है? कैसे पता चलता है कि हमें एलर्जी हो चुकी है? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। एलर्जी के कारण हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं मास्ट सेल से। हमारी बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो एलर्जी के टाइम इन केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। और फिर इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन होगी एंटी हिस्टामाइन। हमें हिस्टामाइन एलर्जी के सिम्टम्स देता है और एंटी हिस्टामाइन को डिसइंफेक्ट करेगी या फिर उसको डीएक्टिवेट कर देगी। फिर उसके बाद में कौन सी ड्रग है? एड्रेनालिन, स्टीरॉइड्स, ये भी एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफ में कहते हैं कि इम्यूनिटी कम है और सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस ज़्यादा है। मीनिंग क्या इसका? कि लो इम्यूनिटी में एलर्जी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। फिर हमारे पास आता है ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन ड्यू टू जेनेटिक एंड सम अदर
unknown regions, body attacks its self cells and kill them. That damage the body, it is called autoimmune diseases. क्या होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी में हमारे ही सेल्स जो कि सेल्फ सेल्स होते हैं अपनी ही बॉडी के कुछ अदर सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। क्या कहा मैंने? हमारी बॉडी के अपने ही ओन सेल अपनी ही बॉडी के दूसरे सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में डैमेज या फिर इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। तो कैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।